हेलो एवरीवन। उसके जैसे कि आज हमने लगभग मैं अगर आपसे बात करूं तो मैंने 2 वीडियो बनाई है। एक 4 अक्टूबर की जो स्टैटिक क्विज़ थी उसके लिए बनाई है। एक 9 जून की जो स्टैटिक क्विज़ थी उसके लिए बनाई है। अब हम डिस्कस करेंगे 10 जून। अब आप ये भी कह सकते हैं कि एक दिन में इतने सारे वीडियो क्यों? फॉर द प्रिपरेशन। एक्चुअली अगर हम इस मंथ से स्टार्ट कर रहे हैं, अक्टूबर से स्टार्ट करते हैं, लेकिन हमें पिछले थोड़ा-सा नो इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए कि भई पिछले क्वेश्चन को भी डिस्कस करते रहेंगे, किस तरह के क्वेश्चन थे। बेसिकली हमारा एक क्वेश्चन बैंक हो जाएगा और यही मैटर करता है कि आपके पास क्वेश्चन हो, आप उसको सोल्व करें, कितने क्वेश्चन आप सोल्व करते हैं, कितना एनालिसिस आप कर पाते हैं और कितना उसको रिटेन कर पाते हैं। तो इसलिए अगर हम थोड़ा-सा रिव्यू देना चाहें अक्टूबर के क्वेश्चन का, बेसिकली अब तो जैसे कि मैंने वैसे ही काफ़ी क्वेश्चन हो गए हैं। 4th अक्टूबर बेसिकली रिलेटेड तो काफ़ी सारी चीज़ें थी उसमें। अगर हम 9th जून वाले का ये थोड़ा-सा डिस्कशन करना चाहें तो पहला क्वेश्चन था वो रिलेटेड था कि जो स्टोन कार्व जो चैरेट है, वो स्टोन कार्व चैरेट जो है, जो विजयनगर एम्पायर में जो कृष्णदेवराय थे जिन्होंने बनवाया था बेसिकली वो, काफ़ी फेमस है। जो विट्ठल टेम्पल है उसके कॉम्प्लेक्स में है। इसके अलावा 2 और स्टोन कार्व टेम्पल जो काफ़ी फेमस है, एक महाबलीपुरम तमिलनाडु में है, दूसरा है उड़ीसा के कोणार्क में। उड़ीसा के कोणार्क टेम्पल से जो था, जो स्टोन कार्व चैरेट था, उसी से प्रेरित होकर विजयनगर एम्पायर के कृष्णदेवराय ने जो ये स्टोन कार्व था चैरेट, वो बनवाया था यहाँ पे विठला कॉम्प्लेक्स में जो है। और इसके जो जो स्टोन चैरेट है उस पे बेसिकली पहले तो विष्णु की और गरुड़ा की वो भी थी, जो ऊपर बेसिकली क्या कहते हैं, जो होती है इसके सीटेड थे इसके ऊपर, बट अब वो नहीं है, बेसिकली अब तो चैरेट चैरेट है। और ये गरुड़ा को डेडिकेटेड है, ये भी आप ध्यान रखिए। इसके अलावा जो क्वेश्चन था, दूसरा जो क्वेश्चन था कि चाणक्य, एक ड्रामा था जो विशाखा दत्ता ने लिखा था, बेसिकली पॉलिटिकल ड्रामा था, चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड था। तीसरा क्वेश्चन जो था उसमें उसको रिलेटेड था सत्यवान डायनेस्टी से। सत्यवान डायनेस्टी की अगर हम बात करें, दक्कन दक्कन रीजन में उन्होंने रूल किया था और फर्स्ट सेंचुरी सी से लेकर थर्ड सेंचुरी सी तक। इसके अलावा जो थे, जो उसके जो मेन थे, गौतमीपुत्र सतकर्णी, उनके टाइम पे वो बिल्कुल पीक पे था। उन्होंने बुद्धिज्म और ब्राह्मणिज्म दोनों को पैटर्नाइज किया था, प्राकृतिक लैंग्वेज एंड लिटरेचर को पैटर्नाइज किया था। इसके अलावा उन्होंने अश्वमेघ जैसे जो सेक्रीफाइस थे उसको भी रिवाइव किया था। तो ये आपको कुछ चीजें हैं जो याद रखनी है कि बुद्धिज्म और ब्राह्मणिज्म दोनों को ही पैटर्नाइज किया। उनके जो, अगर आपको भाई फैक्ट चाहिए कि कैसे हम मान ले, तो उन्होंने काफी सारे फैक्ट भी मेंशन किए थे कि जो गौतमीपुत्र गौतमीपुत्र सतकर्णी से जो पहले वाले थे, उन्होंने कैसे बुद्धिस्ट के जो स्तूपास थे उनको रिवाइव किया था। बेसिकली हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, हमें आगे भी पढ़ना है, मतलब 5 क्वेश्चन है, फिर 5 क्वेश्चन का डिस्कशन भी है। इसके अलावा जो अनदर क्वेश्चन था वो रिलेटेड था अशोका से। अशोका जो पीरियड था, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम की बात हो रही है। अशोका का जो पीरियड था 370 272 से लेके आई थिंक 231 तक। उसमें इसके जो इनसे रिलेटेड करता है, इनके टाइम पे जैसे लोमस ऋषि के बिहार में है, लोमस ऋषि के, और जो झील है उसको जहानाबाद में आई थिंक ये, और वहाँ पे कौन कौन सी झील है अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन जो ये लोमस ऋषि के है वो अशोका पीरियड से रिलेट करती है, अशोका पीरियड के टाइम की है, अशोका पीरियड के टाइम की है। इसके अलावा जो एलिफेंट रॉक कट है वो भी अशोका से रिलेट करता है। उनके अलावा उन्होंने बादामी केव्स की बात की थी। बादामी केव्स बेसिकली कर्नाटका में है। 2 हिंदू और जैन रॉक कट टेम्पल है वहाँ पे, हिंदू और जैन। इसके अलावा उन्हें उद्दागिरी केव्स की बात की थी जिसमें हिंदू हिंदू टेम्पल से रिलेटेड है वो बेसिकली। इसके अलावा कालबेलिया डांस जो कालबेलिया कम्युनिटी परफॉर्म करती है, सिमिलर जो उनकी कॉस्ट्यूम और जो उनका डांस होता है वो सिमिलर होता है किससे? सरपेंट से सिमिलर होता है। उसमें जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है? बीन। ओके। इसके अलावा जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज जो इंटेंजिबल साइट है उसमें भी है वो, 2010 में उसको वो मिला था। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उसका वो रिलेटेड था, इट वाज रिलेटेड टू व्हाट? ओह ओह, आई थिंक आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, और अभी वीडियो बना रही हूँ तो आई थिंक दैट वो ये थोड़ा सा प्रेशर परफॉर्म हो जाता है कि आगे भी रिकॉर्ड वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर आप सारा टाइम सोचने में ही गुजार देंगे। आई इट वाज रिलेटेड टू व्हाट? द फिफ्थ क्वेश्चन वाज अबाउट, आई एम सॉरी आई एम नॉट एबल टू रिकॉल आई थिंक। ओके। अब वैसे मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया ही था, ये एक्टिव लर्निंग का पार्ट होता है, आप करते रहेंगे तो ज़्यादा चीज़ें याद रहेंगी। अगर हम थोड़ा सा अब रिव्यू अक्टूबर की वीडियो का भी दें, हालांकि ये बहुत ही बोरिंग हो जाएगा कि आप आगे मूव नहीं कर रहे और
तो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे अगर हमें अक्टूबर वाली वो डिस्कस करना होगा। अभी पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। आई विल सोल्व द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। आई हैव नॉट रीड एनीथिंग, आई हैव नॉट रिवाइज्ड एनीथिंग। लेट मी शो माय मार्क्स। बेसिकली मेरे 0 और 1 ही आ रहे हैं पिछली 2 वीडियो में, तो इसमें मुझे कुछ अच्छी खासी उम्मीद नहीं है, बट लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन पीपल। Polar vortex is a higher atmospheric jet stream over the polar region. Persistent large-scale ocean current in the either of Earth's geographical poles. Persistent large-scale cyclone that circle either of planet's geographical poles. None of the above. पोलर वर्टिक्स ये मैंने ना काफी बार पढ़ा है, लेकिन कुछ भी याद नहीं रहता है। मतलब हो नहीं सकता, ये बहुत बार पढ़ा हुआ है, ये नाम ऐसा नहीं है बिल्कुल न्यू नेम है, लेकिन शायद मैंने कभी क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की है। दैट्स वाई कुछ अगर प्रैक्टिस की भी है राइटिंग की तो शायद इतनी चीज़ें याद रहती नहीं आपको लंबे टाइम के लिए, अगर आप उसको बार बार एक्टिव लर्निंग के थ्रू लर्न ना करो। अगर आपकी लर्निंग पैसिव लर्निंग पे बेस्ड थी तो हम थोड़ा, अगर मैं इसको अगर आप फिर भी एक अंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट कर लेते तभी भी, जैसे कि अगर आप मानसून की बात करें, जब आप पढ़ते तो आप उसको काफ़ी 2-4 वीडियो देख के समझते हैं उसको, अच्छा ये सारी चीज़ें परफॉर्म होती हैं, बट आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एवरीथिंग इज ब्लैंक आउट, यू विल ब्लैंक आउट देयर। सो higher atmospheric jet stream over the polar region. Persistent vertic polar ocean can the other the Earth's geographical poles now. Persistent large-scale cyclone that circle either of the planet's geographical poles. No, none of the above. Actually, I am not sure whether it is a A or D. Higher atmospheric jet stream over the polar region. I would prefer not to say anything. Question number 2. Consider the following statement about Coriolis force. तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं जो क्रियोलिसिस फोर्स होती है वो इक्वेटर पे 0 होती है। इक्वेटर पे 0 होती है इसलिए वहाँ पे कोई भी क्या नहीं बनता, साइक्लोन नहीं बनती, क्योंकि वो फोर्स की जरूरत भी तो होती है साइक्लोन बनने के लिए। तो इसलिए इक्वेटर पे साइक्लोन नहीं बनते। ये मुझे बात याद आ गई। उसके आगे हम ऑप्शन पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? इट रिजल्ट फ्रॉम द अर्थ रिवोल्यूशन अराउंड द सन। It is one of the cause of the directional change of ocean current. It deflects winds toward the right in the northern hemisphere and the left in the southern hemisphere. Coriolis force. Okay. जहाँ तक हम बात करते हैं कुछ इस तरह की चीजें होती हैं। अगर हम बात करें ये राइट लाइक दिस, तो अगर आपको याद हो ऐसी होती हैं चीजें, दिस इज समथिंग लाइक दैट, right? If I am able to record it, it has been a long time. I haven't went to geography. I haven't went to anything. ये इक्वेटर है ऐसे, यहाँ पे क्रूलिस फोर्स लग रही है तभी ऐसे मूव कर गई है। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, नीचे वाला साउदर्न हेमिस्फीयर है। और अगर इनकी डायरेक्शन अगर हम माने ये डायरेक्शन है और इनकी ये वाली डायरेक्शन है, तो ये मूव की यहाँ है इन्होंने इधर, तो हम क्या करेंगे कि जो साउदर्न हेमिस्फीयर है, हाँ ओके, थर्ड इज द राइट। तीसरा जो ऑप्शन है वो ठीक है। इज वन ऑफ द कोज ऑफ द डायरेक्शनल चेंज ऑफ ओशन करंट। अगर ओशन डायरेक्शनल चेंजेस ऑफ ओशन करंट, लाइक बहुत सारे ओशन करंट हैं, कोल्ड ओशन करंट हैं, वार्म ओशन करंट हैं, इट रिजल्ट फ्रॉम द अर्थ रिवोल्यूशन अराउंड द सन। ओ इसमें कौन सा ऑप्शन हो सकता है? थर्ड तो है ही। इट्स टेकिंग टू मच टाइम। लेट मी प्रेफर नॉट टू से एनीथिंग। मतलब मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं थोड़ा और इसमें ध्यान और रिकॉल करने की कोशिश करूँ। आप पढ़ेंगे और तो इसको याद रखने की कोशिश करेंगे। वन ज्योग्राफी इतनी आसान होती है, और देखिए मेरे मार्क्स इसमें भी 0 आएंगे। मैं अपना रिकॉर्ड ब्रेक नहीं करूंगी 0 और 1 लाने का। एज वन मूव्स फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल, वन विल ऑब्जर्व डिक्रीज इन द लेंथ ऑफ द लॉन्गिट्यूड। अब लॉन्गिट्यूड की लेंथ कैसे डिक्रीज होगी? स्पेस तो में डिक्रीज हो भी सकता है। डिक्रीज इन द एल्टीट्यूड,
डिक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड, ऑफ कोर्स 3। ओके, इनकरेक्ट कौन सा है? 1 इज इनकरेक्ट। डिक्रीज इन एल्टीट्यूड, व्हाट अबाउट एल्टीट्यूड? नो, इसका जो आई वुड प्रेफर दिस। ये भी याद रखिए कि आप इनकरेक्ट पढ़ रहे हैं, करेक्ट। ओके, so let's move to the next. The Caucasus Mountains are a mountain system at the intersection of Europe and Asia. True, it stretches between the Black Sea and the Caspian Sea. Caucasus Mountain, Black Sea and Caspian Sea, maybe true. Aconcagua is the highest peak in the Caucasus range. जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ, मुझे ये याद नहीं आ रहा कि हाईएस्ट पीक कौन सी थी काउकासा की। ये तो है कि वो बॉर्डर पे हैं दोनों के, और स्ट्रेचेस बिटवीन द ब्लैक सी एंड द कैस्पियन सी, मे बी, क्योंकि दिमाग में अचानक से मैप क्रिएट करना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। चलो लेट्स थोड़ा सा तुक्का लगा देते हैं, मैं प्रेफर कर रही हूँ ऑल 3। ओके, तो इसका हो गया सी। पिछले वाले का हमें क्या किया था? 1 and 2, कहीं बी था वो हमारा। द नेक्स्ट, द लैप्से रेट इज यूजुअली मोर इन विंटर देन समर। ओके, एल्बिडो पता है एनीवन? एल्बिडो, द हिली एरिया ए हॉट in hilly area a hot day followed by a calm cloudless night act as a favorable condition for the phenomenon of temperature inversion. Okay, if the moist air ascends rapidly to the cooler layer of the atmosphere, the water droplets freeze into ice pellets and fall to the earth as a hail. So, anyone who can give the right answer? In hilly area, hot day followed by calm. Of course, cloudless night act as a favorable condition for the temperature inversion. ऐसा लगता है दिमाग बिल्कुल ब्लैंक आउट हो गया है। मैं तो प्रेफर करूँगी कुछ रीड ही कर लूँ, क्योंकि डायरेक्ट अगर हम डेली इनको याद कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, तो शायद इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन if you have very distant from this revision and looking at the things. So for like me, the things are not easy. Let's go to the answer, people. अगर आपने इसको सही आंसर किया है तो clap for you all. Great. So let's, मैंने तो 2 ही आंसर किए हैं, और मैं how can I break my record of getting 0 and 1 marks, right? Okay, let's move to the next one. Answer. अब याद रेडी हो जाइए स्टडी करने के लिए। The polar vortex is persistent large-scale cyclone that circle either of planet's geographical poles. Okay, either of मतलब या तो नॉर्थ या फिर साउथ। तो थोड़ा सा तो इसका ये भी कर लेते हैं कि इन्होंने क्या-क्या लिखा हुआ है इस पूरे एक्सप्लेनेशन में। ये आप याद रखें तो अच्छा होगा, और अगर आप कोई किसी चीज़ से उसको कनेक्ट कर पाए जिससे आप इसको ज़्यादा देर याद रख पाएँगे तो और भी अच्छा होगा। The polar vortex is a persistent large-scale cyclone that circles Earth of the planet's geographical poles. On Earth, the base of the polar vortices are located in the middle and upper troposphere and extend into the stratosphere. Okay. They surround the polar high and lie in the wake of the polar front. These cold core low pressure areas, here the cold core and the low pressure areas strengthen in the winter and weaken in the summer due to their dependence upon the temperature difference between the equator and the poles. तो यहाँ पे अगर हम मान ले इक्वेटर है और यहाँ पे हमारे पोल्स हैं, तो जो इनके बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है उसकी वजह से जो ये पोलर वर्टिक्स होते हैं उसमें ये जो स्ट्रेंथन होते हैं विंटर सीजन में एंड वीक होते हैं समर में, ड्यू टू जो इनका डिफरेंस होता है अपॉन टेम्परेचर डिफरेंशियल बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल. They usually span less than 1000 km in diameter, within which the air circulates in a counterclockwise fashion in the northern hemisphere and the clockwise fashion in the southern hemisphere. As other cyclones, their rotation is caused by the Coriolis effect. देखिए इसमें कुछ नहीं बताया गया है। बेसिकली आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है जानने की, कि ये क्या होते हैं? साइक्लोन, जो थोड़ी लार्ज स्केल पर परसिस्टेंट करते हैं वहाँ पे। जो भी कोई देखो
ये किसी भी पोल पे हो सकते हैं, वही नॉर्थ पोल पे हो सकते हैं, साउथ पोल पे होंगे। नॉर्थ पोल पे होंगे, साइक्लोन है आपको, साइक्लोन जो नॉर्थ रीजन में होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करते हैं, और जब साउथर्न में होते हैं तो क्लॉकवाइज में होते हैं। तो ये तो वेरी नॉर्मल है। ये साइक्लोन है, नॉर्दर्न साउथ किसी भी पोल पे हो सकती है। नॉर्दर्न पोल पे होंगे तो एंटी क्लॉकवाइज होंगे, साउथर्न पोल पे होंगे तो क्लॉकवाइज होंगे। और थोड़े से और जैसे वो साइक्लोन के साथ होता है, इनमें भी क्रियोलिसिस फोर्स का इंपॉर्टेंस है, यानी कि क्रियोलिसिस फोर्स की वजह से इनमें वो भी तो एक फैक्टर होता है क्रियोलिसिस फोर्स भी। अगर क्रियोलिसिस फोर्स नहीं होंगे तो साइक्लोन कैसे होंगे? जैसे इक्वेटर पे साइक्लोन क्यों नहीं होती? क्योंकि वहाँ पे क्रियोलिसिस फोर्स नहीं होती, वहाँ पे क्रियोलिसिस फोर्स क्या होती है? जीरो होती है। ओके, दैट्स ग्रेट। और जो इनका बेसिकली डायमीटर होता है, इन्होंने डायमीटर के बारे में बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, 1000 किलोमीटर होता है। और जब बेसिकली जब ये बोलते हैं ना कि भाई ये पोलर वर्टेक्स है, तो ये विंटर में आपको स्ट्रेंथन मिलेंगे और समर में क्या मिलेंगे? आपको वीक मिलेंगे। और वैसा क्यों होता है? ये जो टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन इक्वेटर एंड पोलर की वजह से होता है। तो आप याद रखिए कि विंटर में स्ट्रेंथन होते हैं और समर में वीकन होते हैं, क्योंकि इनकी जो डिपेंडेंसी होती है वो किस पे होती है? जो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है इक्वेटर एंड पोल्स के बीच में। और ये जो इनका जो एरिया होता है वो 1000 किलोमीटर होता है, ये आप याद रखेंगे। और बेसिकली साइक्लोन होता है जो परसिस्टेंट करता है किसी भी पोल पे, आइदर ऑफ द पोल ऑफ द प्लेनेट। ओके, प्लीज रिमेंबर पीपल। और वैसे इस तरह के क्वेश्चन डेली बेसिस पे आते रहेंगे कि भाई अगर ज्योग्राफी के क्वेश्चन है तो इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। आज हम एक बार पढ़ रहे हैं और फिर जब कोई इस तरह का क्वेश्चन दोबारा आएगा तो फिर हम उसको एक्टिव रिकॉल से उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं तो यही करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना बिल्कुल वक्त नहीं है कि मैं डेली बेसिस पे कुछ ज्योग्राफी स्टडी करने लग जाऊँ या कुछ और स्टडी करने लग जाऊँ। टाइम की लिमिटेशन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वैसे ही वीडियो 16 मिनट की हो चुकी है ऑलरेडी। क्वेश्चन इज हियर। ओह, ओके, कोरियोलिस स्पोर्ट्स। ये मैंने शायद आंसर नहीं किया था आपका। ये भी मैंने शायद आंसर नहीं किया था। तो ये क्या था? इसका जो राइट आंसर है वो ये है कि जो क्रियोलिस फोर्स है फॉर्म्ड होती है रोटेशन ऑफ द अर्थ, नॉट द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। जब एक अर्थ जो है अपनी एक्सिस जो जो उसकी एक्सिस कितने पे टिल्टेड है, 23.5 डिग्री पे टिल्टेड है, उस पे जो वो रोटेट करती है, उसकी वजह से क्या होती है? कोरियोलिस फोर्स प्रोड्यूस होती है। पहली बात, तो पहली स्टेटमेंट हो गई गलत। इसके अलावा जो दूसरी स्टेटमेंट है कि जो डायरेक्शनल चेंजेस होते हैं ओशियन करंट्स में वो कोरियोलिसिस फोर्स की वजह से होते हैं, ट्रू। इसके अलावा जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में राइट में और साउदर्न हेमिस्फेयर में लेफ्ट में जो हमारी वेव्स मूव होती है वो भी किसकी वजह से होता है? जो लेफ्ट और ये राइट वाला भी वो भी कोरियोलिसिस फोर्स की वजह से होता है। तो हमें तो क्या देखा कि भाई जो कोरियोलिसिस फोर्स है वो किस वजह से होती है? वो रोटेशन की वजह से होती है, नॉट द रिवॉल्यूशन। इसके अलावा जो ओशियन करंट की जो डायरेक्शन में चेंजेस आता है वो भी कोरियोलिसिस फोर्स की वजह से भी आता है। इसके अलावा कोरियोलिसिस फोर्स की वजह से जो विंड्स होती हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में राइट की तरफ और साउदर्न हेमिस्फेयर लेफ्ट की तरफ क्या होती है? डिफ्लेक्ट होती हैं। रिमेंबर। तो जैसे ये तो मेरा ठीक ही निकला। इन्होंने क्या कहा कि जैसे कि लुक, ये थोड़ा सा हाइलाइटेड हो गया हमारा। लॉन्गिट्यूड जो होते हैं मेजर्ड बाय इमेजिनरी लाइन, लैटिट्यूड हो या लॉन्गिट्यूड हो या इमेजिनरी लाइन से होती हैं that run around the earth vertical up and down and meet at the northern and south pole. Okay, these lines are known as the meridians. Okay, the meridians of longitude converge at the poles. Unlike the parallel of the latitude, longitude are equal in length, all equal in length. Okay. Altitude is the height of the place over sea level. Altitude has no correlation with longitude and latitude. As longitude converges toward the pole, the distance between the longitude decreases over the pole. देखो ये तो बिल्कुल नॉर्मल नेचुरल सी बात है। मान लो ये आपकी अर्थ है। चलो मैं नेक्स्ट मैंने डायग्राम पुट डायग्राम इमेजिनरी लाइंस होती हैं, राइट? तो जो ये वाली जो खड़ी लाइन है ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ, ये वाली जो लाइन है ये आप देख ही सकते हैं। ये वाली क्या होती है? ये हमारी लॉन्गिट्यूड होती है। अगर आप इसमें देखेंगे तो इनकी लेंथ पे बेसिकली कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये जैसे नॉर्थ पोल से साउथ पोल की जाएंगे तो लेंथ तो बिल्कुल सेम ही रहेगी, लेकिन जो इनका जो बीच का स्पेस होता है वो डिक्रीज करता है जब ये पोल्स पे जाके मैट करती हैं। लेकिन ऐसा लैटिट्यूड के केस में नहीं है। लैटिट्यूड की जो लेंथ होती है वो वैरी करती है, यानी कि वो जो छोटे हो जाते हैं जैसे जैसे वो पोल्स की तरफ जाते हैं, और इक्वेटर पे ज्यादा बड़ा रहता है लैटिट्यूड। इनका थोड़ा इनमें वो चेंज ये पैरेलल होती है, जो लैटिट्यूड होती है लॉन्गिट्यूड कन्वर्स करती है पोल्स पर। ओके, ये मेरिडियन है, इसको पैरेलल्स बोलते हैं। ये इक्वेटर हो गई, इन्होंने थोड़ा डायग्राम में एक्सप्लेन किया। तो ये तो बहुत नेचुरल सी बात थी हमारे लिए भी। और एल्टीट्यूड का कोई ऐसा रिलेशन होता नहीं है। बेसिकली अगर आप सी लेवल है ये एल्टीट्यूड है तो एल्टीट्यूड में क्या चेंज होगा? ये तो इमेजिनरी लाइंस है। एल्टीट्यूड हमेशा सेम रहता है। उसके ये मतलब ये इससे क्या फर्क पड़ता है कि कहीं पहाड़ है तो कहीं नॉर्मल प्लेन है तो कहीं सी है?
एल्टीट्यूड तो वही है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, काउकासस माउंटेन में मैंने क्या किया था कि मैंने ऑल 3 कर दिया था, ये राइट राइट राइट, ओनली 2। इसमें जो ठीक है वो सिर्फ 2 ही हैं। ये हमारी काउकासस माउंटेन है। ये आप थोड़ा-सा ना अच्छे से देखिए, मैप लगाया है मैंने, हालाँकि ऐसा कम ही होता है। ये ब्लैक सी है और ये कैस्पियन सी है और ये हमारी ग्रेटर काउकासस है। ये दिखा, मुझे कहा था ना कि मुझे ये उस पे थोड़ा प्रॉब्लम है। ये काउकासस थोड़ा ध्यान से देखिए। ये जॉर्जिया है, ये भी थोड़ा मैपिंग भी कर लें। जॉर्जिया, टर्की, अज़रबैजान, ये हमारा काउकासस, ये लेसर काउकासस है, ये रहा। ये आर्मेनिया, आर्मेनिया और अज़रबैजान में एक यहाँ पे एक जगह है, उसको लेकर हमेशा लड़ाई रहती है। ये ग्रेटर काउकासस, ये लेसर काउकासस, ये बीच में, दोनों के बीच में ये कैस्पियन सी है, ये ब्लैक सी है, तो ये रशिया है। तो इसके अगर हम इसको जैसे ब्लैक सी के आसपास टर्की है, जॉर्जिया है, इसके और ये इधर अपना कैस्पियन सी में ये भी अज़रबैजान भी कैस्पियन सी को, ये रहा देखो, अज़रबैजान भी है कैस्पियन के साथ और रशिया भी है कैस्पियन सी के साथ। तो काउकासस माउंटेन है सिस्टम दैट इंटरसेक्शन ऑफ यूरोप एंड एशिया स्ट्रेचिंग बिटवीन ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी, ये भी ठीक था। तो हाईएस्ट पीक जो थी, जो हमारी गलत हो गई, वो है माउंट एल्ब्रस। माउंट एल्ब्रस जो इसकी क्या है, हाईएस्ट पीक है। ये थोड़ा याद करने वाली बात है, यही हमारा गलत हुआ था। ये गोरा एल्ब्रस। ओके, ये रहे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैपिंग वाले ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। ये रहा। द लेफ्ट साइड इज यूजली मोर इन, इसको तो, ये हमने क्या किया था, ये शायद मैंने छोड़ दिया था, इसमें मैंने कुछ नहीं किया था। इसका जो आंसर है ओनली 2, इसमें 2 आंसर ठीक है। तो देखो, जो लेफ्ट से रीड इज यूजली मोर इन समर देन इन विंटर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो यही गलत हो गई थी। ये बेसिकली ज़्यादा किसमें होता है, समर में ज़्यादा होता है, विंटर में कम होता है। इसके अलावा जो आप हिली एरिया की बात जब हम करते हैं, हॉट डे फॉलोड बाय काम, लाइक ये हमारे हिलीज एरिया, हिल एरियाज, ओके। यहाँ पे कोल्ड हॉट डे है, उसके उसके बाद है काम डे। बेसिकली हॉट डे का बेसिकली अगर आप बात करेंगे, हवा गर्म हो जाएगी, गर्म होगी तो ऊपर उठ जाएगी, काम होगी तो नीचे डाउन चली जाएगी। तो क्लाउडलेस नाइट एक्ट एज ए फेवरेबल कंडीशन फॉर द फिनोमिनन ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन, या टेम्परेचर इन्वर्जन होता है एरियाज में। द मोस्ट एयर ascend repairs the coolest layer of the atmosphere. Okay, the water droplets freeze into ice pellet and fall into the earth as a hail. Of course, अब तो ऑफ कोर्स कहेंगे, पहले तो कुछ कहा नहीं। लुक, ये अपना एक कोल्डर एरिया, जैसे कि हम जानते हैं कोल्डर एरिया की जो आप जो कितना रिटेन कर सकता है, कितने भी मॉइस्चर कंटेंट को या वाटर को, बहुत कम। एक जैसे होटर एरिया कोई भी है, वहाँ पे जो मॉइस्चर कंटेंट है वो ज़्यादा हम रिटेन कर सकते हैं। जैसे कि हम एक ग्लास लेते हैं और अगर वो किसी ठंडे चीज़ के जैसे एक ठंडे पानी का गिलास है, उसमें जब हम उसमें एक गिलास, उसमें ठंडा पानी डाल लेते हैं, तो उसके चारों तरफ जो क्या आता है, मॉइस्चर्स वाले जो ड्रॉपलेट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। क्यों? जैसे ही उसमें आप ठंडा पानी डालोगे तो वहाँ की जो एयर है आस-पास की, वो क्या हो गई, ठंडी हो गई। तो उसकी जो मॉइस्चर की जो रिटेन करने की कैपेसिटी थी, वो डिक्रीज़ करके, इसलिए जो जो एयर थी वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गई। लेकिन एक छोटे से जब बहुत सारी कोल्ड हो, वहाँ पे बहुत सारी एयर असेंड कर जाए रिपेयरली, तो वो क्या होगा, डायरेक्टली आइस पैलेट में कन्वर्ट हो जाएगी, उसको हिल बन जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू। तो हमने क्या देखा, एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। पोलर वर्टिक्स देखा। पोलर वर्टिक्स कुछ नहीं होते, जैसे ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये इक्वेटर है। इन पे जो साइक्लोन होते हैं, उसको परसिस्टेंट साइक्लोन होते हैं, उसको पोलर वर्टिक्स बोलते हैं, पहली बात। इसके अलावा उनका जो डायमीटर होता है वो 1000 किलोमीटर तक का डायमीटर रहता है। साउथर्न में वो क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। कोरियोलिस फोर्स जैसे और साइक्लोन होते हैं, इनके लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि जो कोरियोलिस फोर्स है, इक्वेटर में जीरो होती है। कोरियोलिस फोर्स की वजह से जो करंट होते हैं, ओशन करंट, उनके डायरेक्शन में भी डाइवर्ट होती हैं। इसके अलावा नॉर्दर्न स्फीयर में जो ये विंड की डायरेक्शन है वो नॉर्थ, सॉरी राइट, और जो साउथर्न हेमिस्फीयर में जो विंड की डायरेक्शन है वो लेफ्ट की तरफ क्या करती हैं, रिफ्लेक्ट होती हैं। और क्या था इसकी वजह से, जो कोरियोलिस फोर्स, उसके अलावा कोई और क्वेश्चन था? कोरियोलिस फोर्स रोटेशन की वजह से होती है, रिवॉल्यूशन की वजह से नहीं होती है। ओके। इसके अलावा जो लॉन्गिट्यूड पे क्वेश्चन था, ये हमारी जो नॉर्थ से लेकर साउथ पोल तक जाती है अर्थ में, उसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। उनके स्पेस में थोड़ा सा डिफरेंस, वेरिएशन आती है जब वो नॉर्थ से साउथ पोल तक रन करती हैं। इमेजिनरी लाइन होती है, एल्टीट्यूड या
एल्टीट्यूड में कोई चेंज नहीं आता है, इसके अलावा जो उनकी लेंथ होती है उसमें भी कोई चेंज नहीं आता, बेसिकली उनके स्पेस जो होता है उनके उसमें चेंज आता है। उसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा वो रिलेटेड था कि जो हिली एरिया में टेम्परेचर इन्वर्जन से रिलेटेड था, कि जैसे कि लिए आप कोई भी वार्म चीज़ है वो एक काम उसमें आएगी, फिर अचानक से काम इन्वायरमेंट हो जाएगा, तो वहाँ पे टेम्परेचर इन्वर्जन के लिए कंडीशन फेवरेबल हो जाती है, उससे रिलेटेड था। और तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कैसे जो एयर है वो हेल प्रोड्यूस वहाँ से हेल्थ प्रोड्यूस होती हैं उसकी वजह से। उसके अलावा उस क्वेश्चन में क्या था कि वो कुछ और भी डिस्कस किया गया था वहाँ पे। Okay, I'm not able to record. Do it by yourself. Paper. Thank you so much for listening. Have a great day. Bye bye.